हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? चलो तो फिर अपन फिर से बेटा अपना ऑनलाइन क्लास की आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। अपन ने बेटा लेक्चर नंबर 141 तक देख लिया था। आज अपन अपना लेक्चर नंबर 142 स्टार्ट करते हैं बेटा। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको, लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को याद हो तो काफ़ी चीज़ें अपन ने उसमें पढ़ी थी। हमने उसमें बेटा एक तो अपना आर्द्रता, उससे रिलेटेड बात की थी, आर्द्र वायु वगैरह जो थी। उसके बाद बेटा हमने केटीजी पढ़ा था। केटीजी बोले तो गैसों का अणुगतिक सिद्धांत, जो थ्योरेटिकल टॉपिक तो था, लेकिन मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम अभी क्वेश्चंस में भी देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। जिसमें हमने बात की थी औसत गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती है, या ताप समान है, अलग अलग गैसें हैं तो औसत गतिज ऊर्जा समान रहेगी, और जो टक्कर होती है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, अर्थात ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। तो ऐसे करके कुछ पॉइंट मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे बेटा। उसके बाद अपन ने विभिन्न प्रकार के वेग पढ़े थे। वेग में हमने प्रायिकता वेग, औसत वेग, वर्ग माध्य मूल वेग पढ़ा था। उसके बाद ऊर्जा की बात की थी, जिसमें हमने औसत गतिज ऊर्जा और कुल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देखा था। औसत गतिज ऊर्जा 3/2 kT, और जबकि कुल गतिज ऊर्जा 3/2 RT गुणा N, जहां N मोलों की संख्या होता था। समझ में आ गई बात बेटा? तो आज पहले मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा जो अपन ने टॉपिक्स देखे हैं, जो आपकी स्टेज में दे रखे हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 में। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे लास्ट में आपके ऊपर बर्डन नहीं आए। पहले के टॉपिक्स के भी बेटा काफी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। तो आज पहले अपन ने जो कल टॉपिक देखे थे बेटा, उनके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो अपन स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन देख चुके थे, जिसमें बेटा हमने डाल्टन का नियम, ग्राम का नियम, गैसीय अवस्था में बेटा ठोस द्रव गैस में अंतर और विभिन्न नियमों से रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिए थे। तो आज अपन बेटा स्टेज 1 के कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो हमारे कल वाले टॉपिक, जो लास्ट लेक्चर था, उससे रिलेटेड है। तो स्टेज 1 का बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देख रहा हूं, देखिएगा। आपका मॉड्यूल में स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहा हूं। आपको बोला है बेटा, वह ताप जिस पर O2 की वर्ग माध्य मूल चाल नियॉन के 300 केल्विन ताप पर इक्वल हो जाए। तो मतलब O2 और नियॉन, इन दोनों की बेटा वर्ग माध्य मूल चाल आपको बराबर करनी है। तो आपने क्या बोला, VRMS O2 इक्वल होगा VRMS नियॉन। यही बात है बेटा। याद रखें, नियॉन जो है बेटा वो आपकी आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में आती है, मतलब लास्ट वर्ग में आती है। और ये गैस कैसी होती है, केवल 18वें वर्ग की गैसों को छोड़ दो, वो तो परमाणु रूप में होती है। जैसे हीलियम He लिखोगे, ऑर्गन Ar लिखोगे, जिनॉन Xe लिखोगे, क्रिप्टॉन Kr लिखोगे, नियॉन Ne लिखोगे। तो 18वें वर्ग की गैसें, जिन्हें हम अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें बोलते हैं, उनके अलावा कोई भी गैस होती है तो वो हमेशा अणु रूप में होती है, ये ध्यान रखना है। तो बेटा ये 18वें वर्ग की गैस है, इसलिए परमाणु रूप में लिखा है। बाकी ये सारी जो गैसें हैं बेटा हमारे पास अणु रूप में होंगी। तो बेटा VRMS का फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था वर्ग माध्य मूलचाल का, रूट में 3RT/m। तो देखिएगा 3RT/m, सही बात है। और इधर भी 3RT/m, यही है बेटा। तो इसको यदि मैं सॉल्व करूं, इसका ताप मुझे निकालना है, ऑक्सीजन के लिए जो ताप है, O2 का अणुभार 32 होगा। इधर बेटा इसका ताप आपको दिया है कितना, 300 केल्विन दिया है। और नियॉन का बेटा जो अणुभार, लेकिन अणुभार नहीं, यहाँ हम परमाणु भार की बात करेंगे क्योंकि एकल परमाणु गैस होती है, क्योंकि उत्कृष्ट गैस है। तो बेटा नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 है, तो उसके अनुसार 20 हो जाएगा। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, दोनों तरफ वर्ग कर लो। तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो बेटा ये जो वर्गमूल है वो हट जाएगा। तो मैंने लिखा दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जैसे ही बेटा दोनों तरफ वर्ग किया तो ये रूट हट जाएगा। तो देखिएगा 3R से 3R चला गया था, तो बचेगा क्या, T/32 और 300/20। वर्गमूल से वर्गमूल चला गया क्योंकि दोनों तरफ हमने वर्ग किया है बेटा। इसको सॉल्व करें, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, यहाँ 16 आ गया। तो बेटा यहाँ से हमने देखा T बराबर 16 32 16 30 48 480 केल्विन
आपका आंसर आना चाहिए। ये किसके लिए है बेटा? O2 के लिए बात कर रहे हैं, O2 के ताप की बात की जा रही है। मतलब 480 केल्विन ताप पर O2 की वर्गमाध्य मूलचाल नियोन के 300 केल्विन ताप पर वर्गमाध्य मूलचाल के बराबर होगी। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। तो 21 का आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है, 480 केल्विन। यदि ये केल्विन की जगह डिग्री मांगता तो 273 माइनस कर देते तो हमारे पास डिग्री में आ जाता, क्योंकि हमें पता है डिग्री में 273 जोड़ देते हैं तब हमारा टेम्परेचर केल्विन में आता है। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, आगे देखते हैं बेटा। देखिए और क्या चीज है आगे। आगे आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 25, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 25 में बात कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 8 ग्राम मीथेन के अणु की औसत गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी? बेटा आपको 8 ग्राम मीथेन बोला है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप बोला है, तो आपने बोला सर 8 ग्राम है मीथेन, मीथेन का मतलब CH4, 27 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसे केल्विन में बदलूंगा तो 300 केल्विन आएगा। बेटा आपसे पूछा क्या है? आपसे गतिज ऊर्जा पूछी है, कौन सी पूछी है? एवरेज, मतलब औसत गतिज ऊर्जा पूछी है। और औसत गतिज ऊर्जा का बेटा आपको कल फॉर्मूला बताया था, औसत गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 3/2 kT, जहां पे K तो बेटा बोल्ट्जमान नियतांक होगा, T ताप होगा केल्विन में। तो फिर सर ये 8 ग्राम मीथेन, बेटा ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यदि कुल गतिज ऊर्जा पूछता तब हम मोलों की संख्या की बात करते। औसत गतिज ऊर्जा KTG में भी पढ़ा था, केवल और केवल परम ताप के समानुपाती होती है, अर्थात अलग अलग गैसों पे निर्भर नहीं करती है, वो केवल ताप पर निर्भर करती है। तो औसत गतिज ऊर्जा का बेटा हमने फॉर्मूला लगाया, तो KE एवरेज वैल्यूज रखता हूं 3/2, K का मान जूल में क्या होता है? 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। ये K अर्थात बोल्ट्जमान नियतांक की बात कर रहे हैं, तो बेटा हमने लिखा 1.38 गुणा 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। बेटा ताप 300 है, ये आपके पास आया बेटा। इसको जैसे ही बेटा आप सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा 6.21 गुणा 10⁻⁻21। सॉल्व करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जूल प्रति अणु, प्रति अणु की बात क्यों की है? क्योंकि एक अणु के रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा है, क्योंकि आपको मैंने कल भी बताया था कि एक अणु के लिए जो ऊर्जा निकलती है उसे औसत गतिज ऊर्जा बोलते हैं। एक मोल के लिए निकालते हैं तो 3/2 RT आ जाती है, और n मोल के लिए निकालते हैं तो 3/2 RT गुणा स्मॉल n, जहां n मोलों की संख्या को बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए बेटा। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 26 में बात कर रहा हूं, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार द्विपरमाणुवीय अणु के लिए हम कह सकते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला, जो गैस के द्वारा दाब लगाया जाता है वह औसत वेग अणु के औसत वेग के समानुपाती होता है। गलत बात है बेटा, औसत वेग की बात नहीं करते हैं। सेकंड, जो गैस के द्वारा दाब लगाया जाता है वह आरएमएस वेग के समानुपाती होता है। हाँ, ये भी गलत है। तीसरा, जो आरएमएस वेग होता है अणु का वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गलत बात है बेटा, आरएमएस वेग आपका ताप के समानुपाती होता है, ताप के भी वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है। चौथा, जो आपकी औसत गतिज ऊर्जा होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है। बिल्कुल सही बात है, कल इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा के आया था KTG में, और वहां भी बताया था कि बेटा ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अपन आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार 28 को देख लीजिए, ये अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में बात कर रहा हूं बेटा। 50 केल्विन पर H2 के आरएमएस चाल तथा 800 केल्विन पर O2 की आरएमएस चाल का अनुपात क्या होगा? तो बेटा किस किस की पूछी है? Vrms H2 कितने पे दी है? 50 केल्विन बटा Vrms O2 800 केल्विन, यही पूछा है बेटा। ये अनुपात आपको बताना है। तो बेटा Vrms का फॉर्मूला लगाया H2 के लिए 50 केल्विन पे, तो आपने लिखा रूट में 3RT, T तो होता है फॉर्मूला,
VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 3RT बटा m। तो हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ, 3R, T कितना आ गया 500, हाइड्रोजन के लिए m 2, हाइड्रोजन का अणुभार 2 होता है। ऑक्सीजन की बात करूं, रूट में 3R, T की जगह 800 बटा में m, O2 के लिए होता है 32। समझ में आती है बात बेटा? 3R से 3R कैंसिल हो गया है, तो बेटा इसको थोड़ा सा यदि अपन सॉल्व करें तो देखिएगा कितना आ रहा है हमारे पास। बेटा ये आ रहा है 25 इधर से, और इसको यदि अपन सॉल्व करें तो 16 दूना 32, 16 पंजे 80, 0, और यहाँ भी 25, तो 25 से 25 कटेगा बेटा 1 आएगा। कैलकुलेशन आप खुद देख सकते हैं, तरीका ये होगा, कैलकुलेशन आप अपने आप से कीजिए। तो बेटा 50 केल्विन पर H2 की आरएमएस चाल तथा 800 केल्विन पर O2 की आरएमएस चाल का अनुपात 1 प्राप्त होता है। 1:1, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, देखिएगा एक बार। यदि गैस को नियत ताप पर प्रसारित किया जाए तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा घटती है। देखते हैं बेटा, याद रखें अभी भी अपन ने बात की है, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा सदैव परम ताप के समानुपाती होती है, चाहे औसत गतिज ऊर्जा हो चाहे आपकी कुल गतिज ऊर्जा हो। ताप के तो समानुपाती आ रही थी, क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा होती है 3/2 kT, तो समानुपाती आ गई। देखो औसत गतिज ऊर्जा T के समानुपाती, कुल गतिज ऊर्जा 3/2 RT गुणा N, तो वो भी ताप के समानुपाती आती है। तो इसका पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, जब नियत ताप पर अपन बात कर रहे हैं गैस के अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, तो बेटा ये भी नहीं कह सकते, ताप नियत है भाई, ध्यान रखें। तीसरा, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा समान रहती है, ये बात सही है बेटा, क्योंकि जब ताप नियत कर रखा है तो गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है KTG बोलती है, औसत गतिज ऊर्जा हमेशा परम ताप के समानुपाती होती है। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? समझ में आती है? तो आगे चलते हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 29 था जो अभी हमने बात की। इसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो आगे बेटा अपन इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर बेटा इसके बाद बात कर रहा हूं मैं 29। हाँ अभी ये इतना हो गया है, हमारी वर्ग माध्यम मूल चाल ऊर्जा से रिलेटेड यही थे स्टेज 1 के क्वेश्चन। अब बेटा आप एक बार स्टेज 4 पे आ जाएं। स्टेज 4 में बेटा एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस की। तो बेटा आप स्टेज 4 में देख लेते हैं क्वेश्चन, जो आपके वर्ग माध्यम मूल चाल या जितनी भी चाल है, ऊर्जा है, KTG है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो बेटा देखिएगा स्टेज 4 सेक्शन A, इससे रिलेटेड एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई है क्या? तो आपका बेटा स्टेज 4 सेक्शन A, इसका क्वेश्चन नंबर देखिएगा बेटा आप, क्वेश्चन नंबर 2। बेटा ये क्वेश्चन अभी हमने स्टेज 1 में भी देखा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यदि गैस को नियत ताप पर प्रसारित किया जाता है तब क्या होगा? तो बेटा गतिज ऊर्जा भी नियत रहेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती है, ये हमने KTG में पढ़ा है। तो स्टेज 4 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद स्टेज 4 सेक्शन A में आपके इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं है।
बेटा स्टेज 3 में बात करते हैं। स्टेज 3 में कोई क्वेश्चन दे रखे हैं क्या, उनको देख लेते हैं बेटा एक बार अपन। तो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा स्टेज 3, जो जो क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड है उनकी बात कर रहे हैं बेटा, जो हमने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आपको टाइम टाइम पे साथ के साथ कराता चलूंगा, जिससे आप लोगों के ऊपर बेटा बर्डन नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। स्टेज 3 में बेटा आते हैं, बेटा स्टेज 3 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर, स्टेज 3 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। स्टेज 3 में बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोला है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीलियम तथा नियॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बेटा बराबर होगी। फिर से वही बात, आपको केटीजी में देखो सेकंड लास्ट पॉइंट लिखवाया था, यदि ताप नियत है तो गैस अलग अलग भी है तो उनके गतिज ऊर्जा समान रहेगी। कौन सी, औसत गतिज ऊर्जा। समझ में आ गई बात, क्योंकि औसत गतिज ऊर्जा होती है 3/2 केटी, जहां पे के बोल्ट्जमान नियतांक है, तो केवल क्या बच गया, ताप। यदि ताप भी नियत कर दिया तो अलग अलग गैसें हैं तो भी उनकी औसत गतिज ऊर्जा नियत बनी रहेगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बेटा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए। नियॉन की गतिज ऊर्जा बराबर हीलियम की गतिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए ताप नियत कर रखा है, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आती है बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, स्टेज 3 का ही। एक आदर्श गैस के 1 मोल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, कुल गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, कुल गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू 3/2 RT गुणा N। N क्या है, मोलों की संख्या। यदि मोल 1 कर दिया है n बराबर 1, तो कुल गतिज ऊर्जा आपकी कितनी हो जाएगी, 3/2 RT। तो क्वेश्चन नंबर 19 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर से बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 2 बार आ गया है, तीसरी बार फिर आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन पूछ लिया जाता है। नियत ताप पर गैस को प्रसारित करें तो गतिज ऊर्जा समान रहेगी। ये बात अब आपको रट जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं बेटा क्या बोल रहा है। आपको क्वेश्चन नंबर 21 बोला है गैस के अणु की औसत चाल 400 मीटर प्रति सेकंड है। औसत बोले तो वी एवरेज 400 मीटर प्रति सेकंड है, तब इसकी आरएमएस चाल इसी ताप पर क्या होगी। तब ये आपसे वी आरएमएस पूछ रहा है। तो बेटा इसका निकालने का एक तरीका है, आपको देखो एक चीज पता है क्या, या तो पूरे फॉर्मूले में पुट करके लिखा लो, या देखो आपको बेटा क्या पता है, चूंकि हम जानते हैं वी एवरेज औसत चाल जो होती है वो 1.12 गुना होती है वीएम के, प्रायिकता वेग के। लिखवा के आया था कल इंपॉर्टेंट पॉइंट में। और ऐसे ही यहाँ पे बात करें, तथा वी आरएमएस जो होता है वो 1.22 गुना होता है वीएम के। बोलो बेटा ये दोनों बात सही है। अब बेटा यहां से दोनों को आप भाग लगा दो, इक्वेशन 1 बटा इक्वेशन 2 कर दो, इसे इक्वेशन 1 बोल दो, इसे इक्वेशन 2। तो देखिएगा बेटा, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो देखो क्या होगा, वी एवरेज बटा वी आरएमएस बराबर 1.12 वीएम बटा 1.22 वीएम। वीएम से वीएम कट गया, वी एवरेज कितना दिया है आपको 400, तो 400 बटा वी आरएमएस बराबर 1.12 बटा 1.22। बेटा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास वी आरएमएस बेटा मिल जाएगा आपको 434 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान रखें, समझ में आया फंडा। दोनों के बीच में रिलेशन पता था, दोनों को भाग लगाया, जो कॉमन चीज है वीएम, वीएम कट गया, वीएम का मतलब प्रायिकता वेग, जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो आपका आंसर आएगा 434 मीटर प्रति सेकंड। इसके अनुसार आपका बेटा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होना चाहिए। ये आपका स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 21 था। समझ में आती है बात बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है भाई ये, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का ध्यान रखें। डन बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, देखिएगा, 4 कण हैं जिनकी चाल 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तब उनकी आरएमएस चाल क्या होगी। तो बेटा हमको बोल दिया है 4 कण, पहले की 2, दूसरे की 3,
तीसरे की 4, चौथे की 5 है, सेंटीमीटर पर सेकंड है सारे ये, जो इनका मात्रक है वो सभी का क्या है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 2 3 4 5। तब आरएमएस चाल क्या होगी, तो आरएमएस चाल वाला यदि आप देखेंगे तो मैंने बताया था एक तो फॉर्मूला होगा रूट में 3RT/m, या फिर बेटा आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, VRMS जो होगा आपका, यदि अलग अलग वेग दे रखे हैं तो कण कितने कितने हैं, इसका 1 कण, इसका 2 कण, इसके 3 कण, इसके 4 कण, ऐसा नहीं है, सभी के 1-1 कण है, क्योंकि हमको नहीं बताया है तो हम ये मान के चलेंगे 1-1 है, यदि अलग से बता देता तो फिर बात अलग होती। तो V1 1 कण है, V2 1 कण है, V3 1 कण है, V4 1 कण है, सभी के 1-1 कण है जब तक नहीं बताया। RMS मतलब वर्ग माध्य मूल चाल, तो जो बोल रहा है उसी के अनुसार चलो, वर्ग, पहले तो वर्ग कर दो, वर्ग किया, फिर क्या बोला है, माध्य, माध्य का मतलब औसत, फिर मूल मतलब वर्गमूल। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको कल थ्योरी में जो पहले वाला लेक्चर था वहां पे वर्ग माध्य मूल चाल के लिए लिखवाया था n1v1 स्क्वायर प्लस n2v2 स्क्वायर प्लस n3v3 स्क्वायर प्लस n4v4 स्क्वायर बटा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 वर्गमूल में। n1 n2 n3 n4 नहीं बताए तो हम कितने कितने कण मान के चल रहे हैं, 1 कण मान के चल रहे हैं। तो यहां से बेटा मैं इसको VRMS को सॉल्व करूं तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25 बटा 4 वर्गमूल कर दिया, तो 9 और 4 13, 13 16 29, 29 और 25 कितना हो जाएगा 54। तो बेटा आपके पास आएगा VRMS 54 बटा 4 वर्गमूल में। तो बेटा 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ऊपर तो आ गया √54 बटा 2। तो बेटा ये आपकी VRMS चाल आएगी √54 बटा 2। मेरे ख्याल से स्टेज 3 के क्वेश्चन 23 का आंसर होना चाहिए 4th। समझ में आ गई बात बेटा, कितना आएगा √54 बटा 2। समझ में आती है बात बेटा, चलूं आगे, आगे देखते हैं। देखिए बेटा इसमें और क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिए, स्टेज 3 की बात कर रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। आपको बोला है STP पर N2 O2 तथा HBr के RMS चाल का क्रम बताइए। कौन कौन सी गैस है, H2 N2 O2 HBr। तो बेटा एक चीज याद रखें, जो आपकी VRMS होती है वो क्या होता है √3RT बटा m, यही होता है फॉर्मूला। बेटा STP बोल दिया तो ताप फिक्स हो गया 273 केल्विन, क्योंकि हम बात करके आए हैं पहले कि STP या NTP आदर्श स्थितियां होती है, उस पे दाब 1 atm और ताप 273 केल्विन माना जाता है। तो ताप 273 केल्विन फिक्स हो गया, R पहले ही नियत है, 3 नियत है ही। तो बेटा VRMS किस पे निर्भर कर रहा है, तो यहां से पता लग गया VRMS व्युत्क्रमानुपाती है वर्गमूल m के, मतलब अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है क्या, VRMS। बेटा चाल चाहे कोई सी भी हो, चाहे VRMS मतलब वर्ग माध्य मूल चाल हो, चाहे प्रायिकता वेग हो, चाहे औसत वेग हो, तीनों को यदि आप चेक करोगे तो तीनों की तीनों अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है और तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो आपको गैस कौन कौन सी दी है बेटा, गैस आपको दी है H2 N2, और कौन सी दी है गैस आपको O2 HBr। तो बेटा पहले अपन ने इनके अणुभार देखे, तो बेटा इनके अणुभार की बात करूं, इसका अणुभार 2, इसका अणुभार 28, इसका अणुभार 32 और इसका अणुभार 1, तो इसका 80, इसका 81। समझ में आ गई बात। तो ये अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका अणुभार कम उसकी RMS चाल ज्यादा, या जिसका अणुभार ज्यादा उसकी RMS चाल कम। तो अणुभार का जो क्रम आएगा उसका उल्टा होगा वर्ग माध्य मूल का क्रम। तो हम देखें बेटा, तो VRMS का देखें तो VRMS का क्या क्रम आएगा, VRMS का क्रम देखिएगा, सबसे ज्यादा आएगा H2 का, उससे कम आएगा N2 का, उससे कम आएगा O2 का, उससे कम आएगा HBr का। तो जो अणुभार का क्रम होगा उसका उल्टा कर दिया, वो वर्ग माध्य मूल चाल का क्रम आएगा।
क्योंकि वर्ग माध्य मूल चाल आपके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन करेक्ट है, सबसे ज्यादा H2, उससे कम N2, उससे कम O2 और उससे कम HBr। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये आपका वर्ग माध्य मूल चाल का क्रम होगा। तो इसी के साथ अपना स्टेज 3 के क्वेश्चंस कुछ जो मैंने कराए वो आपने चेक किए। आगे और देखते हैं, देखे पहले एक बार बोर्ड रफ करते हैं। तो बेटा साथ के साथ आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, जो क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड बच रहे हैं उनको आप बाकी खुद देखें भाई। तो क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी, इस चीज का खास ध्यान रखें भाई। चले बेटा आगे। स्टेज 3 के बाद स्टेज 2 में बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, देख लेते हैं अपन जो इससे रिलेटेड हैं, या वैसे सिंपल क्वेश्चन है जो हमको करने हैं बेटा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो बेटा देखिएगा स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 31। स्टेज 2 के कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। तो स्टेज 2 का देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है, किस ताप पर गैस के अणु की औसत चाल 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर दुगनी हो जाएगी। तो बेटा इसके लिए अपन चेक कर लेते हैं क्या करना पड़ रहा है। तो बेटा जो आपकी औसत चाल होती है V एवरेज, वो क्या होती है, रूट में 8RT बटा पाई एम, केवल ताप के साथ बात कर रहा है। तो V एवरेज यहां से क्या पता लगा, रूट T के समानुपाती है। समझ में आ गई बात बेटा? यही चीज बोली है आपको। तो आपको पूछा है किस ताप पर जो आपकी किसी गैस के अणु की औसत चाल है वो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर चाल के दुगुनी हो जाए। तो बेटा देखिएगा V1 बटा V2 रूट में T1 बटा T2। तो बेटा V1 को तो मान लो V, चाल हो गई दुगुनी, ताप दिया है 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब बेटा 273 ऐड कर लो तो कितना आता है, 300 केल्विन आता है। ये T1 आ गया हमारे पास। तो बेटा ये आ गया 300। ये पूछा है कि किस ताप पर दुगुनी हो जाएगी, तो किस ताप पर दुगुनी हो रही है, किससे, 300 केल्विन ताप पर जो चाल है उससे दुगुनी हो जाए। तो बेटा V से V कैंसिल हो गया, दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो बेटा जैसे ही वर्ग करते हैं क्या आता है देखिएगा, तो 1/2 का स्क्वायर बराबर रूट 300 बटा T2 का स्क्वायर। तो बेटा 1/4 बराबर 300 बटा T2। तो बेटा यहां से यदि सॉल्व करूं तो T2 कितना आएगा, 1200 केल्विन आएगा। तो बेटा 1200 केल्विन आ रहा है, आप घबराएं नहीं कि सर 1200 केल्विन है, ऑप्शन में तो केल्विन है ही नहीं है। तो बेटा डिग्री सेल्सियस और केल्विन में आपको एक रिलेशन पता है क्या, ताप जो केल्विन में होता है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ा जाता है। ऐसे ही तो निकालते हैं, ये फंडा आपको याद है, ये पहले भी बताया है। तो आज आपको केल्विन में पता है कितना, 1200, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, 273 जुड़ा हुआ है। तो यहां से डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 273, तो 927 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आएगा। केल्विन में पूछे तो 1200 केल्विन और डिग्री में पूछे तो 927 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर होगा। तो बेटा स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है बेटा। समझ में आती है बात बेटा? तो इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए इसी का, किस ताप पर हीलियम के 0.3 मोल की कुल गतिज ऊर्जा 400 केल्विन ताप पर आर्गन के 0.40 मोल गतिज ऊर्जा के बराबर होगी।
तो बेटा आपको बोला है कुल गतिज ऊर्जा किसकी, हीलियम की, कितने केल्विन ताप पर ताप निकालना है, बराबर होगी किसकी गतिज ऊर्जा के, ऑर्गन की, ऑर्गन की कुल गतिज ऊर्जा के ताप दिया है बेटा 400 केल्विन। तो बेटा कुल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 3/2 RT इंटू एन इज इक्वल टू 3/2 RT इंटू एन। ये एन है ऑर्गन का, ये एन है हीलियम का, ये ताप T मान लो किसका है, ऑर्गन हीलियम का, ये 400 दिया है आपको। तो देखिएगा, तो इधर से बेटा आपने देखा 3/2 R से 3/2 R जाएगा, एन को गुणा करो, गुणा है एन। तो बेटा इधर ताप आपको निकालना है, हीलियम के मोल दिए हैं 0.3, इधर ताप दिया है आपको 400 केल्विन, इधर ऑर्गन के मोल दिए हैं 0.40। समझ में आ गई बात बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन इसको सॉल्व करें तो T बराबर 400 गुणा 0.4 बटा 0.3, पॉइंट से पॉइंट गया तो यह आया आपके पास 1600 बटा 3। तो इसको आपने सॉल्व किया तो कितना है, 3 पंजे 15, एक इधर गया 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 533 केल्विन के समथिंग आएगा। तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए कि लगभग कितना है, एग्जैक्ट माने तो 533 केल्विन आएगा। कुल गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 3/2 RT गुणा N होता है। समझ में आती है क्या बात बेटा। चलूं आगे, तो एक बार इसको रफ करते हैं। चलो बेटा आगे, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। बेटा इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन है, बाकी एक बार आप करके देखिएगा, बाकी टाइम पे और मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा दूंगा। बेटा अब अपन अपना थोड़ा सा टॉपिक भी आगे स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने वर्ग माध्य, मूल चाल, औसत गतिज ऊर्जा यहां तक पढ़ लिया था। आज बेटा अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस में अंतर क्या है। आदर्श गैस क्या होती है, वास्तविक गैस जिसे वांडरवाल गैस बोलते हैं वो क्या होती है, उनका समीकरण क्या होता है, दोनों में मुख्यतः अंतर क्या है उसकी बात की जा रही है। तो बेटा अपना नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आदर्श गैस तथा वास्तविक गैस। तो बेटा इनको अपन पढ़ने के लिए दोनों को अंतर के रूप में देखते हैं, जिससे हमारे को क्लियर समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर क्या है, दोनों में मेन पॉइंट्स क्या है। समझ में आती है बात। तो बेटा अपन एक टेबल के रूप में देख लेते हैं। ये अपना पॉइंट रहेगा आदर्श गैस का, और यहां पे बेटा अपन पढ़ेंगे वास्तविक गैस। समझ में आ रही है बात। तीनों के दोनों के पॉइंट्स में अंतर देखेंगे, किस किस आधार पे हम बेटा इनको बता सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे फॉलो होता है, कहाँ पे फॉलो नहीं होता है। समझ में आ रही है बात बेटा। एक सेकंड बेटा। तो बेटा पहला अपना इसका फॉर्मूला क्या है देखिएगा। आदर्श गैस वह गैस होती है बेटा जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमक का पालन करती है। तो देखिए अपन क्या बोल रहे हैं, वह गैस जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में
जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती है। समझ में आ गई बात? आदर्श गैस कौन सी गैस होती है? जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करेगी। गैस नियम चाहे बॉयल का नियम हो, चाहे चार्ल्स का नियम हो, चाहे एवोगाद्रो का नियम हो, और चाहे हमारा गैलुसेक का नियम हो। वहीं पे अपन वास्तविक गैस की बात करें तो वास्तविक गैस बेटा कब आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है उसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा वास्तविक गैस के लिए अपन बोलते हैं कि उच्च ताप तथा निम्न दाब पर केवल आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। तो देखिएगा, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देखिए क्या बोल रहा हूं, यह केवल उच्च ताप व निम्न दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। और बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये पॉइंट बहुत बार पूछा हुआ है कि ये कब वास्तविक गैस कब आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज के बाद आपको याद होना चाहिए, केवल और केवल उच्च ताप तथा निम्न दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। इसके भी फिर मैं बोल रहा हूं, ये चाहे थ्योरेटिकल है, इसके काफी क्वेश्चन मैं आपको आपके मॉड्यूल में दिखाऊंगा जहां पे डायरेक्ट पूछा हुआ है कि वास्तविक गैस किस स्थिति में आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो उच्च ताप और निम्न दाब पर यह आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। समझ में आती है क्या बात बेटा? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। इस गैस की बात करें कौन सी गैसें होती हैं, तो देखिएगा ये गैसें काल्पनिक होती हैं। ये गैसें काल्पनिक होती हैं बेटा। आदर्श गैस ऐसी कोई गैस हो ही नहीं सकती है, ये केवल हम पढ़ सकते हैं, इसके लिए हम थ्योरेटिकल अध्ययन कर सकते हैं और बाकियों की तुलना कर सकते हैं। ऐसी गैसें मिलना असंभव है जो सभी ताप और दाब पर सभी गैस नियमों का पालन करें। तो फिर सर प्रकृति में जो गैसें मिलती है वो कौन सी होती हैं? वो बेटा सभी वास्तविक गैसें होती है। तो बेटा इसलिए लिखा जाता है, इसके लिए क्या लिखते हैं, प्रकृति में मिलने वाली सभी गैसें। कोई आपसे पूछे कि वास्तविक गैसें कौन सी हैं, तो आप बोलोगे प्रकृति में मिलने वाली सभी गैसें आपकी कौन सी गैसें होती हैं? वास्तविक गैसें होती हैं। इसीलिए वास्तविक गैसेस को क्या बोला जाता है? रियल गैसेस बोला जाता है। और जबकि आदर्श गैसेस को क्या बोला जाता है बेटा? आइडियल गैसेस बोला जाता है। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोले, आदर्श गैस के लिए बेटा हम बोले गैस के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। तो देखिएगा गैस के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। समझ में आ गई बात? ये हमने केटीजी में भी पढ़ा था। केटीजी एक्चुअली में आदर्श गैस के अकॉर्डिंग बताई गई है। ध्यान रखें, ये भी कोई पूछ ले कि केटीजी किस अकॉर्डिंग बताई गई है, तो आप क्या बोलोगे? केटीजी हमारी आदर्श गैस के अकॉर्डिंग बताई गई है। क्योंकि केटीजी में भी हमने पढ़ा था गैस के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। जबकि वास्तविक गैस की बात करें तो बेटा यहां पे हम क्या बोले? नगण्य नहीं होता है। समझ में आ गई बात? नगण्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट बेटा फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपन इसमें। आदर्श गैस में हम बोलते हैं अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। ये एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये हम केटीजी में भी पढ़ के आए हैं। तो देखिएगा इसमें क्या लिखा है, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता है। और यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? कार्य करता है। यहां पे बेटा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को आप नगण्य नहीं मान सकते हो। तो आपने बेटा मेनली 4 पॉइंट पढ़े हैं, एक पॉइंट और है वो अभी लिखवाऊंगा।
क्या बोला? आदर्श गैस वे गैस है जो ताप व दाब की सभी परिस्थितियों में गैस नियमों का पालन करती है। यहां पे बेटा हमने क्या बोला है कि ये आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करेगी? उच्च ताप तथा निम्न दाब पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये काल्पनिक होती हैं, जबकि प्रकृति में मिलने वाली सभी गैसें कौन सी होती हैं? वास्तविक होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गैस के अणुओं का आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। यहां पे बात करें नगण्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, जबकि यहां पे हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्य करता है। समझ में आ गई है बात बेटा? तो इस तरीके से बेटा हमने इनसे रिलेटेड बात की है। अब एक पॉइंट और बचता है इंपॉर्टेंट, उसको और देख लेते हैं कि आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है और वास्तविक गैस का समीकरण क्या होता है, जिससे रिलेटेड फिर हम मात्रक और आगे की बातों की बात करेंगे। समझ में आती है बात बेटा? तो इसको एक बार रफ करता हूं और आगे की बात स्टार्ट करता हूं। रफ करूं इसको। तो बेटा आगे बात करें, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पांचवा पॉइंट देखिएगा, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है और ये आप वैसे पहले पढ़ भी चुके हैं। आदर्श गैस समीकरण हमारा होता है PV बराबर nRT, जहां पे P दाब है, V आयतन है, N मोलों की संख्या है, R आदर्श गैस नियतांक है, जिसके मान में आपको लिखवा के आया हूं, T ताप है जो आप हमेशा केल्विन में लेंगे। वहीं पे वास्तविक गैस समीकरण की बात करें, वास्तविक गैस के समीकरण को हम क्या बोलते हैं? वैन डर वाल गैस समीकरण। वास्तविक गैस के समीकरण को क्या बोला जाता है? वैन डर वाल गैस समीकरण। तो ये समीकरण क्या होता है? सुनिएगा, P प्लस AN² अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। समझ में आ गई बात? P प्लस AN² अपॉन V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, जहां पे P दाब, V आयतन, N मोलों की संख्या, R गैस नियतांक और T ताप है। तो सर फिर ये A और B क्या है? तो देखिएगा, A व B क्या है? वैन डर वाल गैस नियतांक है। क्या है आपके ये? A और B वैन डर वाल गैस नियतांक है। समझ में आ गई बात? अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, नोट लगा के बोल रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेटा बहुत बार डायरेक्ट पूछता है और आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, मैं आपको बताऊंगा कहां पे क्वेश्चन है, कैसे पूछा है, इसकी बात बेटा अभी अपन करेंगे। तो वैन डर वाल गैस नियतांक है, ये किस पे निर्भर करता है? तो याद रखें, A व B गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जहां A गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण पर तथा B गैस के अणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो जहां A किस किस में निर्भर कर रहा है देख लीजिए, A गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण पर, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण पर तथा B गैस के अणुओं की त्रिज्या पर निर्भर करता है। समझ में आ गई है बात बेटा? तो इस तरीके से हमने आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर को देखा कि आदर्श गैस और वास्तविक गैस क्या है, किस पे निर्भर करता है, किस तरीके से बेटा इनको सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ गई है बात? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? पहला कि वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह कब व्यवहार करती है? केवल और केवल उच्च ताप तथा निम्न दाब पर ये वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगी, मतलब उसकी तरह लगभग दिखने लगेगी। कब? उच्च ताप तथा निम्न दाब पर। दूसरा पॉइंट, ए और बी क्या होते हैं? वैन डर वाल गैस नियतांक, जो केवल और केवल किस पे निर्भर करते हैं? गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, जहां पे ए गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण पर और बी गैस के अणुओं के मध्य त्रिज्या पर निर्भर करता है, जो गैस के अणु की त्रिज्या होगी। समझ में आ गई बात बेटा? इसी में अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि गैस के जो अणु होते हैं या ए और बी होता है, इनके नियतांक जो हैं, इनकी बेटा वीमा कैसे निकाली जाए। तो देखिएगा,
ए तथा बी की वीमा। ये वैसे आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अपने यहां भी पूछ लिया जाता है। तो वान डेर वाल गैस नियतांक ए और बी की वीमा कैसे निकाली जा सकती है, उसकी बेटा अपन बात कर रहे हैं। देखिए इनकी वीमा, बेटा फिजिक्स में आपने एक रूल पढ़ा है वीमा में कि समान वीमाओं को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है, ये चीज याद रखें। तो बेटा अपन ने यहाँ पे क्या लिखा, चूंकि हम जानते हैं कि समान वीमाओं को ही जोड़ा तथा घटाया जा सकता है, समान वीमाओं को ही जोड़ा तथा घटाया जा सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो बेटा इस आधार पे सर आप बीमा कैसे निकाल सकते हो, तो देखिएगा, अब मैं एक ही बीमा की बात कर रहा हूं, एक ही बीमा। देखिएगा बेटा समान बीमाओं को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है, इसका मतलब इसकी बीमा इसके बराबर रही होगी तभी तो इनको आपस में जोड़ा और घटाया गया होगा। तो बेटा मैं इस पद से बात कर रहा हूं, इस पद की, तो मैं इसके आधार पे बोल सकता हूं P की वीमा इज इक्वल टू AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर की वीमा। क्योंकि बेटा समान बीमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है, तो इसकी जो बीमा है वही इसकी बीमा रही होगी तभी इनको जोड़ा या घटाया गया है। तो बेटा P क्या होता है, P होता है दाब या प्रतिबल, वो क्या होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। P क्या होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, क्योंकि आपने पढ़ा है P इज इक्वल टू क्या होता है F अपॉन A, और F की बीमा क्या होती है M1 L1 T-1, यही होता है क्या। F का क्या होता है बल और A क्या होता है आपका क्षेत्रफल। तो इस आधार पे यदि हम इनकी बीमा निकालने की कोशिश करें तो आपको बेटा इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि किस तरीके से अपन इनके फॉर्मूले बेटा निकाल सकते हैं। तो बेटा अपन यदि बात करें दाब की, तो दाब का मात्रक क्या हो गया M1 L1 T-2 होता है, शायद -2 होता है क्या, M1 L1 T-2। क्षेत्रफल मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो L2 आ गया। सही बात है क्या बेटा। तो मैंने इसकी बीमा लिख दी M1 L1 T-2 बटा L2। देख लेना भाई बीमा, या फिजिक्स में भी पढ़ते हो, A को A ही रहने दो, N की N मतलब मोल, तो इसका आ गया मोल का स्क्वायर बटा V। V क्या होता है आयतन, आयतन मतलब L3, फिजिक्स में पढ़ा है, तो स्क्वायर है तो L6। सही बात है बेटा। तो यहां से अपन सॉल्व करें तो A की बीमा क्या आएगी, देखो L2 से L6 जाएगा तो क्या बच जाएगा L4 बच जाएगा आपका। तो बेटा इधर से अपन ऐड करें M1 L5 T-2 मोल -2, यह आएगा हमारे पास बेटा A की बीमा। एक बार चेक कर लीजिए, यही होता है क्या M1 L5 T-2 मोल -2, ये बेटा आपकी किसकी बीमा आएगी A की बीमा आएगी। समझ में आती है बात बेटा। ऐसे ही मैं B की बीमा की बात करूं, ये फिजिक्स का पोर्शन है भाई, आपको थोड़ा ज्यादा पता है, अच्छे से ध्यान रखें भाई, हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, समझ में आ गई ना बात। तो बेटा B की बीमा, तो मतलब इन दोनों की बात करें, इनको घटाया है, इसका मतलब बेटा V की बीमा NB की बीमा के बराबर रही होगी, क्योंकि हमने ये रूल जानते हैं समान बीमाओं को जोड़ा और घटाया जा सकता है। तो बेटा मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, V की बीमा इज इक्वल टू NB की बीमा। तो बेटा V की बीमा कितनी आएगी L3, NB की तो ये मोल 1 B। तो यहां से बेटा B कितना आ जाएगा आपके पास, अब M और T नहीं है तो बेटा इनको 0 लिख लो, M0 L3 T0 मोल -1। समझ में आ गई बात। और इन्हें बेटा जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपको A की बीमा भी पता लग गई, आपको B की बीमा भी पता लग गई कि किस तरीके से हम A और B की बीमा बता सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो अपन यदि बीमाओं की बात करें तो बीमाएं जो हमारे को मिली हैं बेटा, वो A की मिली है M1 L5 T-2 मोल -2 और B की L3 मोल -1। समझ में आ गई है क्या बात बेटा।
तो इस तरीके से बेटा हमने ये चेक किया है कि आदर्श गैस वास्तविक गैस में अंतर क्या है, ए और बी जो वांडरवाल गैस नियतांक है वो किस पे निर्भर करते हैं, इनकी विमा क्या होती है। बेटा अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। इसमें अपन बात करेंगे कि आदर्श गैस का समीकरण ये है, वास्तविक गैस का समीकरण ये है, तो इन दोनों में अंतर क्यों है, या हम बोले वास्तविक गैस आदर्श गैस से व्यवहार विचलन प्रदर्शित करती है, वो क्यों करती है, तो इसकी बात बेटा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चंस मैंने आपको स्टेज 1, 2, 3, 4 के काफी करवा दिए हैं, बाकी टॉपिक्स के भी और करवाऊंगा। तो जो टॉपिक हो गए हैं बेटा उनके एक बार क्वेश्चन आप खुद भी करके देखें, बहुत सारे मैंने करवा दिए हैं, और फिर नहीं हो तो 1-2 बार ट्राई करें, अदरवाइज आप डाउट पे भेज दें। ठीक है बेटा, ओके, बाकी की बातचीत करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।